मयंक एपिसोड 44। दोस्तों, तैचू टेम्पल और लुओयांग स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों से मिलने के बाद मयंक का दिल लंबे समय तक शांत नहीं हुआ। उसके अंदर खून जैसे उबल रहा था। सोच रहा था, अब समय आ गया है सारी राजवंशों को गिराकर दुनिया को एक करने का। कल होगा निर्णायक हमला। दोपहर में मयंक ने दीपक और बाकी जनरलों को बुलाया। कल राजधानी पर हमला होगा, लेकिन ध्यान रहे, कल की लड़ाई सिर्फ सेना की नहीं होगी। जब स्यूडो सेलेस्टियल बीइंग्स मैदान में हो तो फायर आर्म्स भी सीमित हो जाते हैं। सैनिकों का काम क्या होगा? जब मयंक और उसके सेलेस्टियल मास्टर्स सबसे खतरनाक लोगों को हटा दें, तब नॉर्थ आर्मी अंदर घुसेगी और राजधानी को संभालेगी। शाम का सन्नाटा। मीटिंग खत्म हुई, सब चले गए। शाम हो चुकी थी। मयंक अपने कमरे में गया। दरवाजा बंद ही किया था कि अचानक बिस्तर से ठंडी आवाज आई। तुम हो कौन? मयंक ने देखा। श्रुति बिस्तर पर बैठी थी, हल्के नीले वस्त्रों में, आंखों में ठंडा तेज। कमरे की हवा तक ठंडी हो गई। सवालों की बौछार। श्रुति बोली, मुझे पता है तुम दूसरे संसार से आए हो, लेकिन तुम्हारी असली पहचान क्या है? इतने कम समय में तुमने इतने सेलेस्टियल बीइंग्स कैसे जुटा लिए? तुम्हारे हर कदम के पीछे जैसे कोई अदृश्य ताकत रास्ता साफ कर रही है। ये दुनिया तुम्हारे लिए बस ट्रेनिंग है ना? दोस्तों, श्रुति को शक था। मयंक किसी बड़े इमॉर्टल फैमिली से है। इमॉर्टल वर्ल्ड में बड़े घराने अपने युवाओं को निम्न दुनिया में भेजते हैं ताकि वो तब कर मजबूत बने। मयंक मुस्कुराया, तो मास्टर को लगता है मैं किसी बड़े घराने का हूं? श्रुति बोली, अगर तुम नहीं होते तो ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांगजुए जैसी उच्च कला तुम्हारे पास कैसे होती? मयंक का जवाब। मयंक ने सीधा उत्तर नहीं दिया, बल्कि पूछा, अगर मैं सच में किसी इमॉर्टल फैमिली से हूं तो मास्टर क्या करेंगी? श्रुति बोली, इस दुनिया से निकलते ही मैं तुमसे दूरी बना लूंगी। मुझे बड़े घरानों के युवराज पसंद नहीं। मयंक हल्के स्वर में बोला, मास्टर निश्चिंत रहें, मेरे पीछे कोई इमॉर्टल फैमिली नहीं है। पिछले जन्म में मैं एक साधारण इंसान था। श्रुति की बैंगनी आंखें चमकी। वो झूठ पकड़ सकती थी, लेकिन इस बार मयंक सच बोल रहा था। यही बात उसे और उलझा गई। अगर पीछे कोई ताकत नहीं, तो फिर तैचू टेम्पल और लुओयांग स्वॉर्ड सेक्ट क्यों झुके? श्रुति की चेतावनी। श्रुति बोली, सावधान रहना, कहीं किसी का मोहरा मत बन जाना। इमॉर्टल वर्ल्ड में मुफ्त मदद कभी नहीं मिलती। हर मदद की कीमत होती है, और श्रुति जानती थी, अगर कोई इतनी बड़ी ताकत मयंक के पीछे है तो उसका कोई उद्देश्य जरूर होगा। मयंक बोला, मास्टर की चिंता के लिए धन्यवाद। श्रुति जाने लगी। तभी मयंक ने पुकारा, मास्टर, एक बात और। श्रुति मुड़ी। कल राजधानी पर हमला है, क्या मास्टर मेरी शक्ति पुनः स्थापित करने में मदद करेंगी? श्रुति शांत बोली, अब तुम्हारे पास 2 और सेलेस्टियल है, शायद तुम्हें मेरी जरूरत ना हो। मयंक मुस्कुराया, मास्टर के बिना वो मैजिक वेपन कैसे ढूंढूंगा? श्रुति के दिल में हल्की मुस्कान आई। अच्छा, आओ। साधना। मयंक बिना खाना खाए सीधे बिस्तर की ओर बढ़ा। दोनों आमने सामने बैठ गए। ध्यान, श्वास, ऊर्जा का प्रवाह। ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांगजुए साधारण डुअल कल्टिवेशन नहीं था। मयंक हल्के से बोला, मास्टर, क्या आपने पहले कभी किसी और के साथ ऐसा अभ्यास किया? श्रुति ठंडी आवाज में बोली, तुम क्या समझते हो मैं हर मिलने वाले के साथ अभ्यास करती हूं? मयंक मुस्कुराया, तो शिष्य पहला है। श्रुति की भौं हल्की सिकुड़ी। मयंक आगे बोला, ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांगजुए हर किसी के साथ नहीं साधी जा सकती। श्रुति चौंकी, ऐसा क्यों? मयंक शांत स्वर में बोला, इस कला की एक महत्वपूर्ण शर्त है जो मास्टर ने अब तक महसूस नहीं की। श्रुति की आंखों में प्रश्न था। कमरे में ऊर्जा घूम रही थी। बाहर युद्ध की तैयारी थी, और अंदर एक और रहस्य खुलने वाला था। दोस्तों, इस बार मामला तलवार या तोप का नहीं है, ये दिल और अहंकार की टक्कर है। मयंक ने शांत लेकिन सीधे शब्दों में कहा, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए पुरुष और महिला के बीच भावनाएं होना जरूरी है। जब मास्टर ने पहली बार डिसाइपल के साथ प्रैक्टिस की, तो क्या कोई तरीका नहीं अपनाया था जिससे डिसाइपल के मन में भाव पैदा हो? अगर यह जरूरी शर्त है, तो मास्टर को पहले से पता होना चाहिए था। दोस्तों, ये शब्द जैसे बिजली की तरह गिरे। श्रुति एक पल के लिए जड़ हो गई, लेकिन अगले ही क्षण कमरे में बर्फीली हवा फैल गई। पूरा कमरा जम गया। दीवारों पर बर्फ की परत चढ़ने लगी, यहां तक कि मयंक का शरीर भी लगभग जमने लगा।
श्रुति की बैंगनी आंखें ठंडी चमक रही थी। तुम कहना क्या चाहते हो? ठंड और सच। मयंक तुरंत बोले, डिसाइपल तो बस सच बता रहा है मास्टर, कृपया क्रोधित मत होइए। श्रुति समझ गई। मयंक इशारा कर रहा था कि अगर ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांग गोंग के लिए भावनाएं औरूरी है तो क्या मास्टर के दिल में भी कुछ है? श्रुति के मन में गुस्सा उबल पड़ा। एक सेंट और इस लड़के के लिए भाव? उन्हें लगा जैसे ये सीमा पार कर दी गई हो। उन्होंने चेतावनी दी, मैंने तुम्हें डिसाइपल बनाया है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सब सह लूंगी। मयंक का साहस। लेकिन आज मयंक अलग थे, शायद इसलिए कि अब उनके साथ दो हेवनली बीइंग्स खड़े थे। वो बोले, डिसाइपल ने तो सिर्फ शर्त बताई है, मास्टर इतनी बेचैन क्यों है? क्या इसलिए कि सच कह दिया? श्रुति एक पल के लिए रुक गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मयंक इस तरह सीधा बोलेंगे। उन्होंने कहा, सेलेस्टियल बीइंग्स से हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी। मत भूलो, इस दुनिया से बाहर सेलेस्टियल बीइंग्स कुछ भी नहीं। अगर तुम ऐसे ही रहे तो इस दुनिया से निकलने के बाद मैं तुम्हें सख्त दंड दूंगी। मौत जैसा सन्नाटा। मयंक ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, डिसाइपल ने सुना है कि साधना दिल को साधने का नाम है। अगर मास्टर अपने दिल को ही नकार दें तो अभी मार दीजिए। इतना सुनते ही श्रुति के शरीर से फिर बर्फीली ऊर्जा फूटी। मयंक के पैरों से लेकर कमर तक बर्फ जम गई, जैसे कोई मूर्ति बन रही हो। लेकिन मयंक ने आंखें बंद कर ली। अगर मारना है तो अभी मार दीजिए। ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांग गोंग भावनाओं के बिना नहीं हो सकता। मतलब मास्टर के दिल में भी कुछ है। श्रुति चीख उठी, चुप। बाहर की चिंता। पूरा महल उस ठंड को महसूस कर रहा था। राजवीर ने दरवाजे से आवाज दी, मैजेस्टी, सब ठीक है? मयंक ने शांत स्वर में कहा, मैं ठीक हूं। राजवीर पीछे हट गया। श्रुति का द्वंद्व। श्रुति शांत हुई। उन्होंने कहा, आज की प्रैक्टिस यही खत्म। असल में वो सच में मयंक को मार नहीं सकती थी, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति वापस पाने के लिए मयंक की जरूरत थी। और कहीं न कहीं मयंक के निडर स्वभाव ने उन्हें विचलित किया। वो मन ही मन बोली, ये लड़का, इतनी हिम्मत। आखिरी बार शब्दों से जब श्रुति जाने लगी, मयंक फिर बोले, मास्टर, एक बात और। श्रुति ठंडे स्वर में, और कुछ नहीं सुनना। मयंक बोले, अगर मास्टर यूं ही भागती रही तो डिसाइपल क्या कहे? मास्टर और डिसाइपल एक कमरे में एक ही बिस्तर पर बैठकर ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांग गोंग का अभ्यास करते हैं। अगर भविष्य में आपके लोग ये जानेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या वो मान लेंगे कि हम सिर्फ ध्यान कर रहे थे? दोस्तों, ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये श्रुति के भीतर के डर को छू गया। क्योंकि दुनिया सिर्फ सच्चाई नहीं देखती, दिखावा देखती है। जैसे अगर कोई पुरुष और महिला रात भर एक कमरे में रहें तो लोग अपने आप कहानी बना लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही मयंक ने अपनी बात पूरी की, श्रुति की आंखें ठंडी हो गई। वो सीधा बोली, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? देखिए, अभी दोनों कमरे से बाहर भी नहीं गए थे, लेकिन मयंक पहले ही बाहर क्या होगा जैसी बातें कर रहा था। मतलब साफ था, अगर मयंक चाहे तो जो अंदर हुआ है वो राज रह सकता है। लेकिन उसने इतना सीधा बोल दिया तो श्रुति को लगा शायद वो इसी बात से दबाव बना रहा है। मयंक तुरंत बोला, शिष्य ऐसा सोच भी नहीं सकता। श्रुति की आवाज और ठंडी हो गई। तुम आखिर चाहते क्या हो? मयंक शांत था। मैं कुछ नहीं चाहता, बस मास्टर को अपने मन की बात दबानी नहीं चाहिए। श्रुति बोली, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूं। तुम क्या चाहते हो मैं जानती हूं। तुम्हें मेरी चाह है। दोस्तों, ये सीधा सामना था, जैसे दो खिलाड़ी बिना चाल छुपाए सीधे बोर्ड के बीच आ जाए। ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांग जुए की शर्त। मयंक बोला, हां, मैं मास्टर की परवाह करता हूं, लेकिन ये मास्टर के भले के लिए भी है। हम दोनों इतने समय से ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांग जुए साध रहे हैं, लेकिन ध्यान में बैठकर ये कला पूरी तरह नहीं चलती। अगर हम इसकी सही विधि अपनाएं तो शायद मास्टर की शक्ति कब की लौट आती। श्रुति ने तुरंत काट दिया, ये असंभव है, और वो पल भर में गायब हो गई। मयंक की मुस्कान। दोस्तों, श्रुति के जाने के बाद मयंक निराश नहीं हुआ, बल्कि हल्का मुस्कुराया। श्रुति की फेवरेबिलिटी पहले ही 98 तक पहुंच चुकी थी। अब बस एक धक्का और चाहिए था, जैसे कोई दरवाजा लगभग खुल चुका हो, बस हल्का सा धक्का देना हो। लेकिन श्रुति कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो इमॉर्टल वर्ल्ड की फेरी थी। जल्दीबाजी यहां काम नहीं आएगी। श्रुति का गुस्सा। उधर श्रुति अपने कमरे में पहुंची।
गुस्से से ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। कमरा जैसे बर्फ की गुफा बन गया। उसे पता था मयंक के मन में इच्छा है, वो खुद भी उसके साथ साधना कर रही थी, लेकिन आज उसने खुलकर कह दिया और यही बात उसे बेचैन कर गई। सच का एहसास। श्रुति सोचने लगी, अगर मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं होती तो ड्रैगन एंड फीनिक्स यिन यांग जुए काम ही नहीं करती। वो हजारों साल जी चुकी थी, कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। इमॉर्टल वर्ल्ड में उसे सबसे ज्यादा नफरत थी उन लोगों से जो हर समय स्त्रियों के पीछे भागते थे, और अब वो खुद उलझ गई थी। वो खुद से बोली, अगर तुम मास्टर बनना चाहते हो तो पहले अपनी योग्यता साबित करो। उसने तय किया मयंक से सावधान रहेगी, लेकिन उसे खत्म करने का विचार कभी नहीं। मयंक उसके लिए जरूरी था, शक्ति के लिए भी और दिल के लिए भी। अगली सुबह मयंक बाहर आया। श्रुति पहले से आंगन में थी, उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। मयंक मुस्कुराया, मास्टर इतनी सुबह? श्रुति ने सीधा कहा, जब तुम एम्परर बन जाओगे मैं रोंगरोंग के साथ मून पैलेस लौट जाऊंगी। मयंक चौंका नहीं, बस बोला, ठीक है दोस्तों। उसे भरोसा था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राजधानी की ओर कूच। श्रुति बोली, अपने सेलेस्टियल लोगों को तैयार रखो। जैसे ही एम्परर एक्साइए वो मैजिक वेपन चलाए तुरंत छीन लेना। मयंक ने सिर हिलाया और 150,000 की सेना लेकर सीधे राजधानी की ओर बढ़ गया। एम्परर एक्साइए की योजना। रास्ते में कोई बड़ी रुकावट नहीं मिली। मयंक समझ गया एम्परर एक्साइए सेना नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि इस युद्ध का असली फैसला सेलेस्टियल और स्यूडो सेलेस्टियल के बीच होगा। अगर साधारण सैनिकों को भेजा तो बस बेकार मौतें होंगी। दोनों पक्ष जानते थे जिसकी सबसे मजबूत ताकत गिरेगी वो युद्ध हार जाएगा। राजधानी में डर, राजधानी में अफरातफरी। जो भाग सकते थे भाग गए, बाकी डर में बैठे थे। एम्परर एक्साइए का प्रवेश। एक्सुएंग हॉल में मंत्री खड़े थे डरे हुए। तभी दरवाजा खुला। सोने का कवच पहने एम्परर एक्साइए अंदर आए, आंखों में दृढ़ता। एक मंत्री बोला, मैजेस्टी, बगावत शहर तक आ गई है, सेना भेजिए। एम्परर एक्साइए शांत स्वर में बोला, मेरे कवच को नहीं देख रहे? सब समझ गए वो खुद युद्ध में जाएगा। एक मंत्री बोला, मैजेस्टी, ये खतरनाक है। एम्परर एक्साइए ने रोका, सुना है उस दुष्ट पुत्र ने बाहर घोषणा की है कि वो गद्दार मंत्रियों को दंड देगा। तो चलो देखते हैं वो किसे गद्दार कहता है। दोस्तों, ये सीधा मानसिक युद्ध था। अगर मयंक हार गया तो उसके खिलाफ बोलने वाले मंत्री हीरो बनेंगे। अगर मयंक जीत गया तो वही मंत्री पहले निशाने पर होंगे। सबके माथे पर पसीना। राकेश की चाल। तभी राकेश आगे आया, मैं मैजेस्टी के साथ किले पर जाऊंगा। एम्परर एक्साइए हंसे, तुमने मुझे निराश नहीं किया। बाकी मंत्री भी मजबूरी में बोले, हम भी साथ हैं। एम्परर एक्साइए ने कदम बढ़ाए। उसकी चाल मजबूत थी, दिल में आग। वो बुदबुदाया, आज के बाद डैक्सिया में कोई वसाल नहीं रहेगा। दोस्तों, आज पिता और पुत्र के बीच अंतिम टकराव होने वाला था। दोस्तों, राजधानी की दीवारों पर आज इतिहास खड़ा था। एम्परर एक्साइए खुद मंत्रियों को लेकर टावर पर आए और दूर खड़ी नॉर्दर्न आर्मी को देखने लगे। जब मंत्रियों ने प्रिंस मयंक को फिर से देखा, उनके दिल में अजीब सा भाव उमड़ पड़ा। कुछ साल पहले तक वो उसे निकम्मा कहते थे। आज वही मयंक राजधानी के दरवाजे पर खड़ा था। उत्तर में बारबेरियन को हराया, दावो डायनेस्टी को झुकाया और अब डैक्सिया की राजधानी पर चढ़ाया। सोचिए, कुछ साल पहले अगर कोई कहता कि मयंक ऐसा करेगा तो लोग हंस देते। अब वही हंसी पछतावे में बदल गई थी। कई मंत्री सोच रहे थे, काश तब उससे संबंध अच्छे रखे होते। एम्परर एक्साइए की पहली पुकार। एम्परर एक्साइए ने ऊंची आवाज में कहा, निये जी, क्या तुम विद्रोह करने आए हो? मयंक ने तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले घोड़े से उतरे, फिर दूर से झुककर प्रणाम किया। पुत्र पिता को प्रणाम करता है, पिता दीर्घायु हो। दोस्तों, ये दृश्य बड़ा अजीब था। एक तरफ सेना लेकर आया बेटा, दूसरी तरफ उसका पिता। मयंक सिंहासन लेने आया था, लेकिन फिर भी मर्यादा निभाई। क्यों? क्योंकि वो जानता था अगर आज वो खुलेआम पितावध करेगा तो कल उसके अपने बच्चे भी उससे सीख सकते हैं। इतिहास उदाहरणों से बनता है। आरोप और जवाब। एम्परर एक्साइए हंसे, जब राजधानी घेर ली है तो ये नाटक क्यों?
मयंक ने ऊंची आवाज में कहा, पिता के आसपास दुष्ट मंत्री है। वो आपको बंधक बनाकर सत्ता चला रहे हैं। मैं उन्हें हटाने आया हूं ताकि पिता स्वतंत्र हों। दोस्तों, ये सीधा युद्ध नहीं था, ये शब्दों की राजनीति थी। एम्परर एक्साइए जोर से हंसे। मेरे पास सिर्फ वफादार मंत्री है। विद्रोह करना है तो सीधा कहो। फिर उन्होंने हाथ उठाया। क्लाउड पियर्सिंग एरोज। सिटी वॉल पर खड़े आर्चर्स क्लाउड पियर्सिंग बो तान चुके थे। हाथ गिरते ही हजारों तीर नॉर्दर्न आर्मी की ओर उड़ चले, लेकिन हवा में ही रुक गए, जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से पकड़ लिया हो। मंत्रियों की आंखें फैल गई। ये क्या शक्ति है? हेवनली बीइंग। हाँ, मून पैलेस का हेवनली बीइंग। अब सबको यकीन हो गया कि अफवाह सच थी। एम्परर एक्साइए की मुस्कान। लेकिन एम्परर एक्साइए घबराए नहीं, बल्कि हल्की मुस्कान आई। वो इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे, जैसे कोई शिकारी शेर को बाहर आने दे और फिर वार करे। श्रुति का आगमन। नॉर्दर्न सोल्जर्स पीछे हटे, सिर्फ कुछ लोग बचे। फिर सफेद बालों वाली, हरे वस्त्रों में, नंगे पांव एक स्त्री आगे बढ़ी। श्रुति। दीवार पर खड़े लोग स्तब्ध। ये तो देवी जैसी लगती है। वो सच में सांस रोक देने वाली थी। सब समझ गए, यही मून पैलेस की हेवनली बीइंग है। छुपी चाल। उत्कर्ष और प्रणव एम्परर एक्साइए के पास आए। उन्होंने धीमे कहा, हम मयंक को रोकेंगे। आप मौका देखकर हेवनली बीइंग को खत्म कर दीजिए। मंत्री सन, क्या एम्परर एक्साइए हेवनली बीइंग को मार सकते हैं? अफवाह याद आई। महल में एक मैजिक वेपन है। शायद वो सच था। काला डिब्बा। शैडो गार्ड एक काले धुएं से भरा बॉक्स लेकर आए। जैसे ही बॉक्स खुला, काली ऊर्जा टावर पर फैल गई। मंत्री डरकर पीछे हट गए, लेकिन एम्परर एक्साइए शांत रहे। मयंक की प्रतिक्रिया। दूर खड़े मयंक ने वो काली ऊर्जा देखी। उनका शरीर जैसे कांप उठा। मैजिक वेपन। श्रुति हवा में उठीं। एम्परर एक्साइए की आंखें चमकी। अब मौका है। उन्होंने मैजिक वेपन तान दिया। पहली टक्कर। उधर उत्कर्ष और प्रणव मयंक पर टूट पड़े। तेज तलवार की ऊर्जा सीधे मयंक की ओर, लेकिन मयंक नहीं हिले। उन्होंने तलवार उठाई। 1000 वेव्स। दोनों ओर की स्वॉर्ड क्यूआई टकराई। धूल का गुबार। मंत्री फिर स्तब्ध। ये शक्ति ग्रांड मास्टर से ऊपर है। प्रिंस मयंक। ग्रांड मास्टर। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कुछ साल पहले वो साधारण युवक था, आज ग्रांड मास्टर। हेवनली प्रेशर। तभी श्रुति ने हेवनली प्रेशर छोड़ा। अचानक सबकी सांस अटक गई। कुछ लोग घुटनों पर गिर पड़े। पसीना बहने लगा, लेकिन एक व्यक्ति सीधा खड़ा रहा। एम्परर एक्साइए। कुछ मंत्रियों को अचानक एहसास हुआ, यह कैसे संभव है? साधारण मास्टर इतना दबाव से नहीं सकता। मतलब एम्परर एक्साइए ने भी कुछ छुपा रखा है। दोस्तों, अब युद्ध सिर्फ सेना का नहीं है, यह है हेवनली बीइंग वर्सेस मैजिक वेपन। पिता वर्सेस पुत्र। पुराना सिंहासन वर्सेस नया युग। और सवाल वही, क्या सच में हेवनली बीइंग मारी जा सकती है? दोस्तों, जब लोगों ने देखा कि एम्परर एक्साइए की असली ताकत ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर है, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब सबको समझ आया, एम्परर एक्साइए ने सच में अपनी ताकत छुपा रखी थी। जैसे कोई खिलाड़ी फाइनल मैच तक अपनी असली चाल छुपाए रखे, वैसा ही कुछ था ये एम्परर एक्साइए की चाल। एम्परर एक्साइए ने आसमान में खड़ी श्रुति की ओर देखा। उसके हाथ में वो काला, डरावना मैजिक वेपन था। वो अभी चलाना चाहता था, लेकिन डर था। अगर श्रुति बच गई तो उसे सही मौके का इंतजार था। अगर उत्कर्ष और प्रणव श्रुति के साथ एक ही लाइन में आ जाए, तो एक ही वार में तीनों खत्म। यही योजना थी। पहला हमला। अचानक उत्कर्ष हवा में उछला। उसके चारों ओर अनगिनत तलवारों की रोशनी चमकने लगी। अगले ही पल सारी तलवारें श्रुति की ओर, लेकिन अनसेंसन नाम की वो कठपुतली सी आकृति धीरे से हाथ उठाती है। उसके चारों ओर बर्फ के नुकीले शूल बनते हैं, और पलक झपकते ही तलवारों और बर्फ के शूल आपस में टकराकर खत्म। उत्कर्ष को कुछ अजीब लगा। श्रुति की आभा अस्थिर थी, जैसे कोई घायल हो। वो तुरंत चिल्लाया, वो पूरी तरह ठीक नहीं है। प्रणव, जल्दी प्रिंस मयंक को मार दो, खतरा बढ़ता है। प्रणव बिजली की तरह मयंक की ओर बढ़ा। श्रुति का ध्यान बंटा, और तभी एम्परर एक्साइए को मौका दिख गया। उसने मैजिक वेपन उठाया। काला प्रकाश फूटा, जैसे आसमान फट गया हो। बादल काले पड़ गए। धरती कांप उठी।
विनाश। उत्कर्ष बचने की कोशिश करता है, लेकिन काली किरण उसकी बाह उड़ा देती है और श्रुति सीने पर वार। उसका शरीर राख में बदल गया। एम्परर एक्साये हंस पड़ा। स्वर्गीय प्राणी भी क्या कर लेंगे? डैक्सिया में सब पर मैं राज करता हूं। मंत्री झुक गए। मैजेस्टी महान है। आंतरिक खतरा खत्म। मयंक की शांति। एम्परर एक्साये कूदकर नीचे आया, सीधे मयंक की ओर। उसके हाथ में वही काला हथियार। मयंक ने साफ देखा, यह किसी एंटी टैंक स्नाइपर जैसा था, लेकिन उससे निकलती काली ऊर्जा तकनीकी दुनिया की नहीं थी, शायद किसी उच्च युद्ध संसार से गिरी वस्तु। एम्परर एक्साये गरजा, दुष्ट पुत्र, अब क्या कहोगे? मयंक मुस्कुराया। पिता, यह हथियार आपको कहां से मिला? ऐसी दानवी ऊर्जा वाला अस्त्र। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? खुलासा। मयंक ऊंची आवाज में बोला, यह डीमन कल्ट की वस्तु है। एम्परर एक्साये दानवों से मिला हुआ है। टावर पर खलबली। क्या? डीमन कल्ट से संबंध? सबको उस हथियार की बुरी आभा महसूस हो रही थी। एम्परर एक्साये गरजा, झूठ। मयंक बोला, मैं जो कर रहा हूं वो डैक्सिया के लिए है। एम्परर एक्साये के मन में हल्का डर। श्रुति मर चुकी है, फिर भी मयंक शांत क्यों है? उसका आत्मविश्वास किस बात पर? नया दबाव। एम्परर एक्साये वार करने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक भारी दबाव उतरा। सबकी सांसें रुक गई। उत्कर्ष और प्रणव भी चौंक गए। ये क्या है? क्या स्वर्गीय शक्ति अभी भी मौजूद है? चौंकाने वाला दृश्य। मयंक के पीछे से एक ठंडी आवाज आई, एल्डर वायु, एल्डर फू। बहुत समय हो गया। सबने पीछे देखा। सफेद वस्त्रों में, नंगे पांव, काली बालों वाली स्त्री आगे आई। धीरे धीरे उसने घूंघट हटाया। बाल सफेद हो गए। वो थी श्रुति। सब स्तब्ध। अभी तो राख बन गई थी। क्या स्वर्गीय प्राणी मरते नहीं? एम्परर एक्साये के दिल में डर फैल गया। मैजिक वेपन एक बार चल चुका था, अब उसमें खून ऊर्जा नहीं बची। दूसरी बार शायद न चले। दोस्तों, हालात इतने तेजी से बदले कि किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला। एम्परर एक्साये को रोकने से पहले ही उन्होंने वो जेड बीड सीधे अपने मुंह में डाल ली। सब स्तब्ध। यंगसियन जायन लियू, श्रुति ने तुरंत कहा, नहीं, वो जबरदस्ती अपनी शक्ति हेवनली बीइंग के स्तर तक बढ़ाना चाहता है। मयंक का दिल धड़क उठा। क्या ये मून पैलेस का पवित्र रत्न है? आसमान फटा, धरती कांपी। जैसे ही बीड निगली गई, एम्परर एक्साये के शरीर से भयानक शक्ति फूटी। आसमान में काले बादल छा गए। बिजली गिरी सीधे एम्परर एक्साये के सिर पर। उनके बाल बिखर गए, कपड़े फट गए। वो किसी भिखारी जैसे दिख रहे थे, लेकिन वो मरे नहीं, बल्कि पागलों की तरह हंसे। क्या यही है हेवनली बीइंग की ताकत? मैं डैक्सिया का शासक हूं। पत्थर का गोला और ड्रैगन। एम्परर एक्साये ने हाथ उठाया। जमीन की सारी बजरी एक विशाल पत्थर के गोले में बदल गई। वो श्रुति की ओर बढ़ा। श्रुति ने बस हाथ उठाया। बर्फीले कांटे निकले। गोला टूट गया, लेकिन एम्परर एक्साये रुके नहीं। आसमान में एक विशाल ड्रैगन की परछाई उभरी। लोग दंग। ये कोई साधारण कला नहीं थी, शायद डैक्सिया राजवंश का गुप्त ट्रम्प कार्ड। श्रुति ने भी बर्फीला ड्रैगन बनाया। 2 ड्रैगन आसमान में आमने सामने। उनकी दहाड़ से पूरे जिंगजी क्षेत्र में गूंज फैल गई। लोगों ने कान बंद कर लिए। जब दोनों टकराए, ऊर्जा की लहरें उठीं। कमजोर लोग हवा में उछल गए। दोस्तों, ये इंसानों की लड़ाई नहीं थी, ये देवताओं का टकराव था। काला जादुई हथियार। ड्रैगन गायब हुए। एम्परर एक्साये हंसे। बस इतनी ताकत? तभी उन्होंने काला खून उगला। उनके हाथ का ईवल मैजिक वेपन काली आभा छोड़ने लगा। उन्होंने फिर निशाना साधा। इस बार काली किरण श्रुति की ओर गई, लेकिन श्रुति हवा में गायब। हेवनली बीइंग को पकड़ना आसान नहीं। एम्परर एक्साये चिल्लाए, देखता हूं कितना छिपती हो। अब मयंक की बारी। मयंक ने देखा स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा, सेक्ट मास्टर एक्साये, मास्टर म्यू, अब समय आ गया। अचानक 3 और भयानक दबाव फैले। मंत्री अवाक। ये क्या? 4 हेवनली बीइंग्स। एम्परर एक्साये की आंखें फैल गई। असंभव, तू जैसे निकम्मे को 4 हेवनली बीइंग्स कैसे मिल गए? दोस्तों, इस दुनिया में हेवनली बीइंग को लोग जीवित देवता मानते थे। आज 4 देवता मयंक के साथ खड़े थे। मतलब भाग्य मयंक के साथ है। एम्परर एक्साये का पागलपन। एम्परर एक्साये मानने को तैयार नहीं। उनका शरीर काली ऊर्जा से भर गया, मैजिक वेपन जैसे जिंदा हो गया।
श्रुति चिल्लाई, वो नियंत्रण खो रहा है, जल्दी खत्म करो। चारों हेवनली बीइंग्स एक साथ टूट पड़े, वार किए, लेकिन एम्परर एक्साये पर असर नहीं। श्रुति बोली, वो मैजिक वेपन के नियंत्रण में है। राजवीर ने मयंक से कहा, मैजेस्टी पीछे हटिए। मयंक ने तुरंत डिसअपरेशन किया। अब यह लड़ाई उनके बस की नहीं थी। अंतिम विस्फोट, एम्परर एक्साये की आंखें लाल, सब मरेंगे। चारों हेवनली बीइंग्स ने ऊर्जा मिलाकर एक फॉर्मेशन बनाया। सफेद, पीला, लाल, हरा प्रकाश एक ढाल में बदल गया। एम्परर एक्साये की काली ऊर्जा धीरे धीरे दबने लगी। तभी एम्परर एक्साये चिल्लाए, मैं डैक्सिया का सच्चा ड्रैगन हूं। और उन्होंने अपना डैंशन फोड़ दिया। एक लाल प्रकाश का गोला बना। पूरा राजधानी कांप उठी। मंत्री रोने लगे, हम मर गए। लेकिन फॉर्मेशन ने विस्फोट को रोक लिया। ऊर्जा की लहरें दीवार से टकराकर कमजोर हो गई। लोग घायल हुए, लेकिन जिंदा। धूल छंटी। एम्परर एक्साये गायब। अंतिम सफाया। श्रुति अचानक उत्कर्ष और प्रणव के सामने पहुंची। दोनों समझ गए, खेल खत्म। घुटनों पर गिर पड़े। क्षमा। श्रुति ने हाथ हिलाया। दोनों बर्फ की मूर्तियां बने। और अगले पल चूर चूर। सम्राट का अंत। दोस्तों, एम्परर एक्साये गिर चुके हैं। एक युग समाप्त, एक नया युग शुरू। लेकिन याद रखिए, सिंहासन सिर्फ जीत से नहीं मिलता, उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अब मयंक के सामने पूरे डैक्सिया का भविष्य है। दोस्तों, जब धूल बैठी तो वहां जहां एम्परर एक्साये खड़ा था, सिर्फ एक काली ऊर्जा से चमकती बंदूक पड़ी थी। बस, ना शरीर, ना कोई निशान, सब खत्म। मयंक ने गहरी सांस ली। इस दुनिया के उसके पिता का अंत ऐसे होगा, शायद उसने भी नहीं सोचा था। सही या गलत? मयंक के मन में एक सवाल उठा, क्या एम्परर एक्साये गलत था या सही? क्योंकि सच तो यह है, जो काम एम्परर एक्साये करना चाहता था, वही काम मयंक भी करना चाहता था। जैसे जागीरदारों का अंत, वसाल राज्यों को खत्म करना। अगर मयंक उसकी जगह होता तो शायद वही करता। कह सकते हैं, दोनों एक जैसे थे। बस फर्क इतना था, पिता पुत्र का रिश्ता कभी बना ही नहीं। अगर थोड़ी भी मोहब्बत होती तो शायद ये युद्ध नहीं होता। लेकिन अब सोचने से क्या, युद्ध खत्म, अब सत्ता संभालनी थी। सेना का प्रवेश। मयंक ने इशारा किया। अगले ही पल दीपक सेना लेकर आगे बढ़ा। किले की दीवारों पर खड़े मंत्री और राजकुमार स्तब्ध थे। अब एम्परर एक्साये नहीं रहा। मतलब, उनकी रीढ़ टूट गई। डर का माहौल। कुछ राजकुमार मन ही मन सोच रहे थे, हम विरोध करें। लेकिन उन्होंने अभी अभी देखा था, एम्परर एक्साये जैसे स्वर्गीय योद्धा को 4 सेलेस्टियल बीइंग्स ने दबा दिया। और मयंक के पास 4 सेलेस्टियल बीइंग्स, नॉर्थ आर्मी की भयानक शक्ति। अब लड़ना मतलब सिर कटवाना। फैसला। सबकी नजरें गई। नेशनल प्रिसेप्टर रमेश ठाकुर, प्राइम मिनिस्टर राकेश। रमेश ठाकुर बोले, मैजेस्टी को डीमन कल्ट ने बहकाया था। अगर किंग ऑफ द नॉर्थ नहीं आते तो राजधानी नष्ट हो जाती। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं, प्रिंस मयंक को एम्परर घोषित किया जाए। राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। क्या विकल्प था? कुछ नहीं। सिक्स्थ प्रिंस बोला, मैं सहमत हूं। सेकंड प्रिंस भी बोला, मैं भी। धीरे धीरे सबने समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि 4 सेलेस्टियल बीइंग्स के सामने राजनीति नहीं चलती। जब शक्ति इतनी ऊंची हो तो षड्यंत्र बेकार हो जाते हैं। असली डर। लेकिन असली डर कुछ और था। इतिहास गवाह है, जो राजकुमार गद्दी पर बैठता है वो बाकी राजकुमारों को खतरा समझता है, जैसे पहले एथ प्रिंस हुआ था। तो क्या मयंक भी सबको खत्म कर देगा? ये डर सबके मन में था। लेकिन अभी विरोध करने का मतलब तुरंत मृत्यु। राजधानी के द्वार खुलते हैं। रमेश ठाकुर ने आदेश दिया, दरवाजा खोलो, नए एम्परर का स्वागत करो। धीरे धीरे राजधानी का विशाल द्वार खुला। मंत्री कतार में खड़े हो गए। मयंक की नजर। लेकिन मयंक तुरंत अंदर नहीं गया। उसकी नजर अब भी उस काले मैजिक वेपन पर थी। वो हथियार जो सेलेस्टियल बीइंग्स को मार सकता था। अगर ये डीमन कल्ट के हाथ लग गया या किसी और के, तो फिर 4 सेलेस्टियल बीइंग्स भी खतरे में पड़ सकते थे। सिस्टम की पहचान। मयंक उस हथियार के पास गया। मन में बोला, सिस्टम, ये क्या है? तुरंत एक इंटरफेस सामने आया। गॉड किलिंग स्पेयर, हाई मार्शल प्लेन से आया हुआ, अर्थ लेवल स्पिरिचुअल वेपन।
बहुत अधिक स्पिरिचुअल पावर चाहिए। मयंक चौंका। बस अर्थ लेवल? उसे लगा था कोई असाधारण वस्तु होगी, लेकिन इस लो लेवल दुनिया में यह परम हथियार था। इमॉर्टल वर्ल्ड में शायद साधारण हो, पर यहां महाविनाश। श्रुति की चाल। तभी श्रुति आगे आई। वो बोली, ये स्पिरिचुअल वेपन बहुत अशुभ है, इसे मुझे दे दो, मैं सुरक्षित रखूंगी। दोस्तों, ये सुनते ही मयंक समझ गया, श्रुति इसे अपने पास रखना चाहती है। अर्थ लेवल स्पिरिचुअल वेपन इमॉर्टल वर्ल्ड में भले आम हो, लेकिन यहां गेम चेंजर। मयंक तुरंत बोला, मास्टर को कष्ट क्यों दूं? मैं इसे सील कर दूंगा ताकि भविष्य में कोई इस्तेमाल न कर सके। श्रुति ने हल्की भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मयंक पहचान लेगा। ये अर्थ लेवल स्पिरिचुअल वेपन है, अब वो उसे आसानी से नहीं बहला सकती थी। दोस्तों, यहां से कहानी एक नए मोड़ पर जा रही है। सत्ता मिल गई, दुश्मन गिर गए, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। राजकुमारों का भविष्य, श्रुति की मंशा और गॉड किलिंग स्पीयर का रहस्य। दोस्तों, एम्परर एक्साइए के गिरने के बाद सबकी नजर एक ही चीज पर थी, वो भयानक गॉड किलिंग स्पीयर। श्रुति ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, लेकिन याद रखना, एम्परर एक्साइए इसी स्पिरिचुअल वेपन के असर में पागल हो गया था। इसे इस्तेमाल करोगे तो खुद भी इसके वश में आ सकते हो। दुविधा। मयंक के दिमाग में तुरंत बात बैठ गई। सही तो है, अभी अभी एम्परर एक्साइए इसी हथियार की वजह से पागल हो गए थे। ये सच में गरम आलू जैसा था। किसी और को दो, डर कि वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। खुद रखो, डर कि तुम ही पागल हो जाओ। दोस्तों, ये ताकत नहीं, परीक्षा थी। सिस्टम की आवाज। तभी अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, ये ओनरलेस स्पिरिचुअल वेपन है, होस्ट इसे रिफाइन कर ले, फिर बैकलैश का डर नहीं रहेगा। मयंक की आंखें चमक उठीं। मतलब अब तक ये हथियार किसी का नहीं था, इसीलिए एम्परर एक्साइए को निकल गया। लेकिन रिफाइन कैसे करें? सिस्टम ने बताया, गॉड किलिंग गन का मैगजीन निकालो, उसमें खून की एक बूंद डालो, फिर स्पिरिचुअल पावर से रिफाइन करो। सबकी घबराहट। मयंक सीधे गॉड किलिंग स्पीयर के पास गए। राजवीर घबरा गए। मैजेस्टी, मत छुइए, उन्होंने अभी देखा था कैसे एम्परर एक्साइए पागल हुए। लेकिन मयंक शांत थे। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैगजीन निकालने की जंग। मयंक ने हथियार उठाया। कोई अजीब एहसास नहीं। ध्यान से देखा, यह आधुनिक बंदूक जैसा था, बस उस पर आध्यात्मिक रेखाएं थी। उन्होंने मैगजीन निकालने की कोशिश की। बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। जोर लगाया, फिर भी नहीं। जैसे कोई जिद्दी दरवाजा जो खुलना ही नहीं चाहता। आखिर मयंक ने दोनों पैरों से बंदूक दबाई, दोनों हाथों से मैगजीन पकड़ा और खींचा, जैसे गाजर जमीन से उखाड़ते हैं। सब लोग हके बके। श्रुति भी समझ नहीं पा रही थी, ये कर क्या रहा है आखिर। चटाक, मैगजीन बाहर। तभी गॉड किलिंग स्पीयर की काली धुंध और गहरी हो गई, जैसे वो नाराज हो। मयंक मुस्कुराए। अरे, गुस्सा हो गई? खून की बूंद। मैगजीन में 2 लाल रत्न जड़े थे। मयंक ने उंगली काटी, एक बूंद खून टपकाई। अगले ही पल रत्न चमक उठे, चमक इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। उन्होंने मैगजीन वापस लगा दिया। पूरी बंदूक लाल रोशनी से चमक उठी। काली ऊर्जा गायब। अब वो अलग दिख रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे को धोकर साफ कर दिया हो। रिफाइनमेंट। मयंक ने स्पिरिचुअल पावर डाली। इस बार कोई विरोध नहीं। रेखाएं नीली चमकी। धीरे धीरे बंदूक का रंग काला लाल से बदलकर चांदी जैसा हो गया। सिस्टम ने कहा, बधाई हो होस्ट, आपने अर्थ लेवल स्पिरिचुअल वेपन गॉड किलिंग स्पीयर को जीत लिया। मयंक हंस पड़े। कोई इनाम नहीं, सिर्फ बधाई। लेकिन अगले ही पल उन्हें महसूस हुआ कि हथियार उनकी चेतना से जुड़ गया है। उन्होंने मन में सोचा, और बंदूक छोटी हो गई। श्रुति का असहज होना। श्रुति ने देखा, मयंक ने अर्थ लेवल स्पिरिचुअल वेपन इतनी आसानी से रिफाइन कर लिया। उन्हें झटका लगा। ऐसे हथियार को रिफाइन करना आसान नहीं होता। गलत तरीका अपनाओ तो कभी सफल नहीं होता। लेकिन मयंक जैसे पहले से जानता था। श्रुति के मन में हल्का डर उभरा। ये लड़का कल को मेरे लिए खतरा बन सकता है। जेड बीड। श्रुति ने हाथ उठाया। नीली रोशनी वाला जेड बीड उनके हाथ में आ गया। मयंक ने पूछा, मास्टर, ये मून पैलेस का सेक्रेड ऑब्जेक्ट है? श्रुति ने बस कहा, हां। फिर बोली, एम्परर एक्साइए मर चुका है,
पवित्र वस्तु मेरे पास है, अब हमें लौटना चाहिए। मयंक चौंके। मास्टर, आप यही नहीं रुकेंगी? श्रुति ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे तुम्हारे विचार पता है। क्या सोचते हो, एम्परर बनकर मुझे हरम में शामिल कर लोगे? राधिका कुछ दिन और रहेगी। मैं जा रही हूं। और वो गायब। मयंक का संकल्प। मयंक ने हल्की सांस ली। फेरी का दिल जीतना आसान नहीं। पहले एम्परर बनना है, फिर बाकी बातें। उन्होंने राजधानी की दीवारों की ओर देखा। मंत्री झुककर इंतजार कर रहे थे। मयंक ने धीरे से कहा, जिस दिन मैं राजधानी लौटूंगा वही दिन होगा जब मैं दुनिया पर राज करूंगा। लगता है वो दिन आ गया है। दोस्तों, अब एम्परर एक्साये का युग समाप्त। गॉड किलिंग स्पीयर अब मयंक के पास है। श्रुति जा चुकी है और सिंहासन बस एक कदम दूर। दोस्तों, जैसे ही मयंक एम्परर बना, राजधानी में हलचल मच गई। लोग जानते थे नॉर्थ किंगडम में उसने क्या किया था। जमीन नापना, जागीरें वापस लेना, टैक्स व्यवस्था बदलना। लोगों को डर था, अब हमारी बारी है क्या? पहला कदम भरोसा। लेकिन मयंक ने समझदारी दिखाई। उसने तुरंत टैक्स में राहत दी, जनता को भरोसा दिलाया, जमीन की नापतोल टाल दी। क्यों? क्योंकि अभी सबसे बड़ा काम था डैक्सिया का गृह युद्ध खत्म करना। असली विद्रोही। अब डैक्सिया में दो बड़ी ताकतें थी। एक, किंग झाओ। दो, सबसे बड़ा राजकुमार, एल्डेस्ट प्रिंस। मयंक नहीं चाहता था कि डैक्सिया के सैनिक आपस में मरे, तो उसने तय किया, ऊपर से समस्या हल करो। सर गिराओ, तलवारें खुद झुक जाएंगी। घोषणा। मयंक ने एक बड़ा ऐलान जारी किया। उसमें डीमन कल्ट की सच्चाई उजागर की। एम्परर एक्साये की मौत का दोष डीमन कल्ट पर डाला। सबको चेतावनी दी, जो डीमन कल्ट से मिलकर डैक्सिया तोड़ने की कोशिश करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। और दोस्तों, अब डैक्सिया में न्यूज़पेपर था। घोषणा आग की तरह फैल गई। किंग झाओ के दरबार में, एक शहर में, किंग झाओ अखबार हाथ में लिए बार बार पढ़ रहा था। उसके मंत्री बेचैन खड़े थे, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था मयंक के साथ 4 सेलेस्टियल बीइंग्स हैं। 4। पहले डैक्सिया में एक भी नहीं था, अब 4 एक साथ। ये सुनते ही कई जागीरदार किंग झाओ से दूर होने लगे, क्योंकि मयंक भले जमीन ले ले, लेकिन बिना वजह कत्लेआम नहीं करता। लेकिन अगर विद्रोह में साथ रहे तो सिर भी जा सकता है। डर की आवाज। एक मंत्री बोला, मैजेस्टी, अब क्या करें? 4 सेलेस्टियल बीइंग्स के सामने हमारी सेना क्या करेगी? दूसरा बोला, अगर हमने समर्पण नहीं किया तो हमें डीमन कल्ट का साथी घोषित कर दिया जाएगा। सब समझ चुके थे, अब सीधा टकराव, निश्चित विनाश। खबर आती है, तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। मैजेस्टी, आर्यन 200,000 सेना लेकर शहर के बाहर पहुंच गया है। सन्नाटा। घोषणा के कुछ ही दिन बाद सेना दरवाजे पर। फिर दूसरा सैनिक आया। नॉर्थ किंग का संदेश। किंग झाओ ने पत्र खोला। मयंक का प्रस्ताव। पत्र में साफ लिखा था, आप मेरे चाचा हैं। अगर आप सेना और जागीर सौंप दे तो मैं आपको नहीं सताऊंगा, लेकिन राजनीति में दखल नहीं देंगे। मयंक ने पूरी लू परिवार को खत्म करने का इरादा नहीं रखा था, क्योंकि अगर पूरा राजवंश खत्म हो जाए तो बाहर वालों को रोकना मुश्किल होगा। छुपा हुआ सच। सीक्रेट रूम की फाइलों से मयंक को पता चला था, किंग झाओ असल में एम्परर एक्साये का ही आदमी था। वो विद्रोही नहीं था। उसने दक्षिण के बाकी वसाल राजाओं को खत्म किया। योजना ये थी, मयंक मारा जाए, किंग झाओ सत्ता सौंप दे, डैक्सिया में कोई वसाल न बचे। लेकिन एम्परर एक्साये हार गया और किंग झाओ असली गद्दार बन गया। फैसला। किंग झाओ ने लंबी सांस ली। लगता है अब मेरे भाई का सपना मयंक पूरा करेगा। वो बोला, मैं आत्मसमर्पण करूंगा। दरबार में सन्नाटा। एक मंत्री चिल्लाया, मैजेस्टी, वो आपको मार देगा। किंग झाओ शांत बोला, अगर मेरी मौत से डैक्सिया बचे तो ठीक है, तुम सब सैनिक हो, नया एम्परर तुम्हें मौका देगा। फिर बोला, जो मेरे साथ सरेंडर करना चाहता है रहे, जो एल्डेस्ट प्रिंस के साथ दक्षिण जाना चाहता है जा सकता है। सबने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई नहीं उठा, क्योंकि सब जानते थे 4 सेलेस्टियल बीइंग्स के सामने एल्डेस्ट प्रिंस भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। दोस्तों, इस तरह किंग झाओ ने तलवार नहीं, अपना सिर झुका दिया। अब डैक्सिया में सिर्फ एक ही सूरज उगने वाला था। दोस्तों, किंग झाओ के सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो लड़कर खत्म हो जाना
या झुककर भविष्य बचा लेना। उन्होंने सोचा, नया सम्राट पूरी दुनिया जीतना चाहता है, उसे भविष्य में दूसरी राजवंशों पर चढ़ाई करनी होगी, उसे हमारी जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर अभी सरेंडर कर दें तो शायद बच जाए। सफेद झंडा। जब कोई आगे नहीं आया, किंग झाओ ने खुद कहा, चलो सिटी गेट चलते हैं। वो सीधे टावर पर पहुंचे। उधर आर्यन पहले से बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों को हमला नहीं करने दिया, क्योंकि वो जानते थे किंग झाओ मूर्ख नहीं है, उसे समझ आ जाएगा। आर्यन ने ऊंची आवाज में कहा, किंग झाओ, क्या फैसला किया? नए सम्राट ने दुनिया को माफी दी है, आज जवाब दो, वरना कल हमला होगा। किंग झाओ ने पीछे देखा, फिर कहा, सफेद झंडा उठाओ। सैनिकों ने तुरंत झंडा टांग दिया। दोस्तों, जो सैनिक नॉर्थ की तोपें देख चुके थे, उनमें लड़ने की इच्छा बची ही नहीं थी। सफेद झंडा देखकर कई सैनिकों ने राहत की सांस ली। अब नॉर्थ नहीं, अब वो इंपीरियल कोर्ट था, आमना सामना। सिटी गेट खुला, किंग झाओ बाहर आए। आर्यन घोड़े से उतरे। आपने सही फैसला किया। किंग झाओ हल्का हंसे। सही है या नहीं, राजधानी जाकर पता चलेगा। हो सकता है नया सम्राट। मुझे जहर का प्याला दे दे। आर्यन बोले, मुझे नहीं लगता। प्रिंस क्यूआई का परिवार जिंदा है। राजधानी के सभी राजकुमार सुरक्षित है। महल की दासियां और कॉन्क्यूबाइंस भी मुक्त की गई है। मानव बलि तक बंद कर दी गई। किंग झाओ ने बात काटी, नया सम्राट अभी दयालु दिखेगा ही। 6 महीने बाद शायद सब मर जाए। आर्यन मुस्कुराए, आप खुद मिलकर निर्णय कर लीजिए। आर्यन का सच। किंग झाओ ने पूछा, तुम बचे कैसे? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैजेस्टी ने मल्होत्रा फैमिली को बचा लिया था। अगर वो न होते तो मैं लेट एम्परर के शैडो गार्ड्स के हाथों मारा जाता। किंग झाओ ने गहरी सांस ली। लगता है हमने शुरुआत में ही गलती कर दी थी। फिर बोले, चलो राजधानी चलते हैं। लेकिन दोस्तों, किंग झाओ पूरी तरह निश्चिंत नहीं थे। उन्होंने पहले ही अपने विश्वास पात्र को भेज दिया था। अगर राजधानी से उनका संदेश न पहुंचे तो परिवार तुरंत छिप जाए। राजनीति में भरोसा भी योजना के साथ चलता है। दूसरी तरफ करण ठाकुर। उधर दक्षिण में करण ठाकुर एक अखबार पढ़ रहे थे। मयंक की घोषणा। उनका चेहरा काला पड़ गया। 4 हेवनली बीइंग्स, उनके पास एक भी नहीं। हालांकि उन्होंने नॉर्थ जैसी कुछ हथियार बना लिए थे, लेकिन ताकत कम, कच्चा माल कम। और अब मयंक ने साफ कहा था, अगर सरेंडर नहीं तो घेराबंदी होगी। तइन सेक्ट का ख्याल। अचानक करण ठाकुर को याद आया, तइन सेक्ट, कभी किसी ने कहा था उनका लीडर हेवनली बीइंग से भी ऊपर की शक्ति रखता है। हालांकि अभी पूरी ताकत वापस नहीं आई। अगर तइन सेक्ट से हाथ मिल जाए तो शायद खेल पलट जाए। लेकिन संपर्क कैसे? पहले पलक के जरिए था, अब पलक गायब। खबर फैली, पलक रास्ते में मारी गई। करण ठाकुर को विश्वास नहीं। पलक तइन सेक्ट की थी, उनके साथ एल्डर रहता था। ऐसे कोई आसानी से नहीं मरता। आखिरी आदेश। करण ठाकुर ने तुरंत कहा, क्राउन प्रिंसेस को ढूंढो। जिंदा हो तो सामने लाओ, मर गई हो तो लाश लाओ। दोस्तों, एक तरफ सरेंडर, दूसरी तरफ साजिश। एक राजा झुक चुका है, दूसरा अभी भी रास्ता खोज रहा है। अब देखना यह है, क्या तइन सेक्ट सच में लौटेगा या मयंक का राज स्थिर होगा? दोस्तों, डैक्सिया की राजधानी। रात काफी हो चुकी थी। रॉयल स्टडी रूम में हल्की मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। पूरा महल शांत था। बस एक आवाज आ रही थी, कलम के कागज पर चलने की। मयंक अभी भी मेमोरियल्स देख रहा था। तभी बाहर से अंजलि की आवाज आई, मैजेस्टी, किंग झाओ आपसे मिलना चाहते हैं। मयंक बोला, उन्हें अंदर भेजो। किंग झाओ का समर्पण। किंग झाओ अंदर आए, सीधे घुटनों पर गिर गए। अपराधी मंत्री आपका अभिवादन करता है, मैजेस्टी। मयंक शांत स्वर में बोला, चाचा उठिए। किंग झाओ उठे, लेकिन उन्होंने देखा, मयंक ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वो उत्तर के बने हुए पेन से शांति से काम करता रहा। ये वही मौन दबाव था जो किसी तलवार से ज्यादा तेज होता है। छुपा हुआ इशारा। मयंक बोला, चाचा, मुझे आपके और पिता के बीच हुए गुप्त समझौते का पता है, इसीलिए आपको मौका दिया गया। आखिर आपने भी वसाल राजाओं की समस्या हल करने में योगदान दिया है। किंग झाओ समझ गए, उन्हें माफी मिल रही है, लेकिन याद दिलाया जा रहा है कि सब कुछ पता है। फिर मयंक ने हल्के से कहा, अगर आपने सरेंडर नहीं किया होता तो सीक्रेट गार्ड शायद आपके परिवार को पहले ही
राजधानी ले आते। बस इतना सुनते ही किंग झाओ की पीठ पर पसीना। मतलब साफ था, उनका परिवार पहले से निगरानी में था। अगर वो विद्रोह जारी रखते, परिवार नहीं बचता। किंग झाओ झुक गए। मैजेस्टी की दया के लिए धन्यवाद। निर्वासन। मयंक ने पूछा, चाचा को क्या पसंद है? किंग झाओ समझ गए, मुझे समुद्र देखना पसंद है। मयंक बोला, तो दोघाई काउंटी जाइए, जागीर वापस ली जाएगी, लेकिन आपका धन साथ भेज दिया जाएगा। बस राजनीति से दूर रहिए। किंग झाओ फिर झुक गए। उनकी उम्मीद थी कि सब कुछ छिन जाएगा, लेकिन मयंक ने सिर्फ सत्ता छीनी, जीवन रहने दिया। अंदर का डर। महल से बाहर निकलते समय किंग झाओ की पीठ पसीने से भीगी थी। उन्हें महसूस हुआ, मयंक की शक्ति कम से कम ग्रैंड मास्टर से ऊपर है। इतनी कम उम्र में। शायद इसी वजह से 4 सेलेस्टियल बीइंग्स उसके साथ हैं। लेकिन एक डर बाकी था, कहीं भविष्य में कोई कान भर दे और प्रिंस झाओ मैंशन खत्म कर दिया जाए। उन्होंने महल की ओर देखा और सोचा, अगर एम्परर एक्साइए ने शुरू से ही मयंक को उत्तराधिकारी बना दिया होता। लेकिन इतिहास में अगर नहीं होता। नया खतरा, एल्डेस्ट प्रिंस। किंग झाओ के जाते ही फिर अंजलि की आवाज आई, कमांडर निखिल मिलना चाहते हैं। निखिल अंदर आया, रिपोर्ट दी, एल्डेस्ट प्रिंस सरेंडर नहीं करेगा। वो तयिन सेक्ट से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। मिसेस एक्सयूई पलक के जरिए तयिन सेक्ट से जुड़ना चाहता है। गन पाउडर का अपडेट? मयंक ने पूछा। उनका गन पाउडर? निखिल बोला, छोटे पटाखे जैसे हथियार बनाए हैं, कुछ नुकसान कर सकते हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली नहीं। मयंक ने सोचा, फिर बोला, लुओयंग स्वॉर्ड सेक्ट को संभालने दो, अब षड्यंत्र की जरूरत नहीं। 4 सेलेस्टियल बीइंग्स के बाद खेल बदल चुका था। कर्ण ठाकुर। वैसे मयंक शुरू में कर्ण ठाकुर को मारना नहीं चाहता था। उसे पता था वो अब संतानहीन है, यानी सिंहासन का बड़ा खतरा नहीं। लेकिन अगर वो खुद आग में कूदे तो रोकने की जरूरत नहीं। रात गहराती है। निखिल चला गया। मयंक फिर काम में लग गया। काफी देर बाद अंजलि आई। मैजेस्टी, बहुत रात हो गई है। राजधानी आने के बाद मयंक रोज देर तक काम कर रहा था। पुराने शाही रहस्य पढ़ना, ढेरों मेमोरियल्स निपटाना। नॉर्थ किंगडम की टीम अभी यहां नहीं थी। काम का बोझ उसी पर था। मयंक उठा। अंजलि ने पूछा, मैजेस्टी किसके कक्ष में जाएंगे? अब महल में। राधिका, पलक आ चुकी थी, बाकी रानियां बाद में आएंगी। मयंक ने सोचा, पलक के पास चलते हैं, काफी समय हो गया। लिंगलोंग पैलेस। अंजलि उसे लिंगलोंग पैलेस ले गई। जैसे ही मयंक दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से आवाज सुनाई दी। उसकी संवेदन शक्ति अब स्यूडो सेलेस्टियल स्तर की थी। हल्की सी भी आवाज छुप नहीं सकती थी। अंदर से, मास्टर छोड़ दीजिए। ओनर, आ। मयंक ठिठक गया। एक पल को लगा, क्या पलक ने मेरे सिर पर टोपी रख दी? यानी कहीं धोखा तो नहीं? दरवाजा खुलता है। वो सीधे कमरे के सामने पहुंचा, बिना इंतजार किए। दरवाजा खोल दिया। जो दृश्य सामने था, मयंक हंस पड़ा। ये चुड़ैल। दोस्तों, अब यहां कहानी एक नए मोड़ पर जा रही है। पलक आखिर क्या कर रही थी? और मयंक क्यों हंसा? दोस्तों, जब मयंक अभी नॉर्थ कंट्री में था, तो उसने अपनी हर पत्नी को अपनी ही शक्ल का एक पपेट दिया था। प्रिंस मैंशन के कारीगर इतने माहिर थे कि वो पपेट बिल्कुल मयंक जैसा लगता था। तब रिया चौहान ने मजाक में कहा भी था, अगर कोई इस पपेट से तुम्हारे खिलाफ टोटका कर दे तो? मयंक ने कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा था, लेकिन आज उसे अपनी ही आंखों से देखना पड़ा। अचानक दरवाजा खुला। लिंगलोंग पैलेस का दरवाजा अचानक खुला। पलक घबरा गई। उसने जल्दी से पपेट को कंबल के अंदर छुपा दिया। दरअसल मयंक राजधानी आने के बाद बहुत व्यस्त था। वो ज्यादातर इंपीरियल स्टडी या अपने महल में ही सो जाता था। कभी कभी राधिका के पास जाता और कई बार अंजलि के कंधे पर सिर रखकर ही सो जाता। आज पहली बार वो लिंगलोंग पैलेस आया था और आते ही उसने देखा पलक उसके पपेट के साथ कुछ शरारत कर रही थी। मयंक मन ही मन बोला, शायद पपेट इतना असली जैसा बनवाना गलती थी। गुस्से का नाटक। मयंक ने घूर कर कहा, विच, तुम मेरे पपेट से क्या कर रही थी? क्या मुझे जादू से मारने का इरादा है? पलक तुरंत घुटनों पर बैठ गई। मैजेस्टी, गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगी। दोस्तों, पलक बाहर से अभिनय कर रही थी, लेकिन अंदर से सच में डर गई थी। इतिहास में जादू टोना के नाम पर लोगों का वंश तक मिटा दिया जाता था
और उसने सीधे एम्परर के पपेट के साथ छेड़छाड़ की थी। अगर मयंक सच में नाराज हो जाता तो उसका अंजाम भयानक होता। सजा, मयंक ने ठंडे स्वर में कहा। गलती मान ली, विचौर गलती माने, आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दोस्तों, उस रात लिंगलोंग पैलेस की मोमबत्तियां देर तक जलती रही। यहां कहानी संकेत में ही आगे बढ़ती है। सुबह होने तक पलक पूरी तरह थक चुकी थी। मयंक हालांकि पूरी रात जागा था, फिर भी ताजा महसूस कर रहा था। आखिर वो अब स्यूडो सेलेस्टियल बीइंग था। हल्की नोकझोंक। मयंक ने कहा, इस बार छोड़ रहा हूं। दोबारा पपेट के साथ कुछ किया तो सख्त सजा दूंगा। पलक ने धीमे स्वर में कहा, मैं तो मैजेस्टी की खिलौना हूं, जैसे चाहे खेले। मयंक हंसा। लगता है अब भी सबक नहीं मिला। पलक तुरंत बोली, मिल गया, मिल गया। असली वजह। मयंक ने कहा, मुझे खबर मिली है, कर्ण ठाकुर तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तईन गॉड सेक्ट से रिश्ता जोड़ना चाहता है। पलक समझ गई, तो इसलिए आज याद आए मैं। वो मुस्कुराई। दूसरे की औरतों का स्वाद अच्छा होता है ना? दोस्तों, पलक मयंक को अच्छे से जानती थी। मयंक कभी कभी आइडेंटिटी प्ले का मजा लेता था। राजधानी का सवाल। पलक ने पूछा, मैजेस्टी, सिया और बाकी लोगों को राजधानी कब लाओगे? मयंक कुछ देर सोचकर बोला, अभी नहीं। राजधानी बहुत पिछड़ी हुई है। नॉर्थ कंट्री में बिजली थी, ट्रेन थी, नई तकनीकें थी। यहां अभी बाल्टी और लकड़ी का जमाना। सिया और बाकी लोग वहां की जिंदगी के आदी हो चुके थे। सच कहे तो मयंक खुद भी यहां पूरी तरह खुश नहीं था। उसके मन में एक योजना थी, राजधानी बदलने की। आखिरी बात। मयंक उठते हुए बोला, आराम करो, आज रात फिर आऊंगा। पलक का दिल धक से रह गया। मैजेस्टी, थोड़ा औरों पर भी कृपा बरसाइए। मयंक ने हंसकर कहा, अगले 7 दिन हर रात तैयार रहना। पलक अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये आदमी एम्परर बनकर और भी निर्दयी हो गया। मयंक जाते समय कह गया, जब तक तुम मेरे बच्चे की मां नहीं बनती, मैं तुम्हें यूं ही तंग करता रहूंगा। पलक समझ गई, ये सीधा इशारा था। लेकिन जैसे ही मयंक गया, पलक ने तुरंत अपनी शक्ति से शरीर को संतुलित किया। धीरे से मुस्कुराई, मुझे फंसाना चाहते हो? सपना देखो। दोस्तों, ये सिर्फ प्रेम या शरारत की कहानी नहीं है, इसके पीछे राजनीति है। कर्ण ठाकुर तईन सेक्ट से जुड़ना चाहता है। मयंक राजधानी बदलने की सोच रहा है। पलक अपने ही खेल खेल रही है। अब आगे क्या होगा? क्या राजधानी सच में बदलेगी? क्या कर्ण ठाकुर तईन सेक्ट से हाथ मिला पाएगा? दोस्तों, अगले कुछ दिनों तक एक अजीब हाल रहा। मयंक सच में रोज लिंगलोंग पैलेस जाने लगा। बेचारी पलक की हालत यह हो गई कि उसे लगने लगा, ये शरीर मेरा है भी या नहीं। मतलब समझ ही गए होंगे आप। इतनी थकान की जैसे कोई रोज जिम में ओवरट्रेनिंग कर रहा हो। आखिरकार पलक को अक्ल आई। रात होते ही वो चुपचाप भागकर राधिका के महल में जाने लगी। राधिका ने मदद की और इस तरह पलक ने खुद को बचाया। 1 महीना बाद राजधानी के ज्यादातर काम निपट चुके थे। एम्परर एक्साए का अंतिम संस्कार भी हो गया। हालांकि शरीर नहीं था, लेकिन एक खाली ताबूत दफनाया गया। इतिहास कभी कभी ऐसे भी मोड़ लेता है। आधिकारिक ताजपोशी। अब मयंक ने औपचारिक रूप से सिंहासन संभाल लिया। ग्रेट एक्साए के लिए नए युग की शुरुआत। एक्सयूएंग हॉल, पहला दरबार। आज पूरा दरबार शांत था। सभी अधिकारी चुपचाप इंतजार कर रहे थे। पिछले 1 महीने में मयंक ने किसी को दंडित नहीं किया, लेकिन अब वो ऑफिशियली एम्परर है। कौन जाने किसकी बारी लगे। तभी एक महिला की आवाज गूंजी, मैजेस्टी पधार रहे हैं। दरबार में हल्की खलबली। महिला दरबार में? आज तक ऐसा नहीं हुआ। मयंक का प्रवेश। सुनहरे ड्रैगन वाले वस्त्र पहने मयंक धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा। रमेश ठाकुर ने नेतृत्व किया। लॉन्ग लाइव माय एम्परर, मयंक शांत स्वर में बोला। पिंगशन। सब खड़े हो गए। पहला झटका, यूनक सिस्टम खत्म। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के मंत्री खड़े हुए। मैजेस्टी, दरबार में महिलाओं का प्रवेश। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मयंक ने कहा, आज से यूनक सिस्टम समाप्त। पूरा दरबार सन्न। मंत्री बोला, मैजेस्टी, अगर यूनुक्स नहीं होंगे तो हारेम की सुरक्षा? मयंक ने पलटकर पूछा, तैजू के समय यूनुक्स नहीं थे, तब क्या समस्या हुई? ज्यादातर षड्यंत्र इंपीरियल गार्ड्स करते हैं, क्या उन्हें भी यूनक बना दूं? दरबार चुप। सच बात चुपती है। समर्थन। मिनिस्टर ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स खड़े हुए। मैं सहमत हूं। कृत्रिम रूप से यूनक बनाना अमानवीय है।
राकेश भी बोले, महिलाएं भी वही काम कर सकती हैं। जरूरत नहीं है, ये मार्शल वर्ल्ड है, यहां कई महिलाएं प्रशिक्षित योद्धा है, शारीरिक क्षमता में कमी नहीं। मयंक ने कहा, यह छोटा विषय है, आगे बढ़ते हैं। दरबार दंग। इतनी बड़ी परंपरा खत्म, और एम्परर कह रहा है छोटा विषय, तो बड़ा विषय क्या होगा? दूसरा बम, राजधानी बदलेगी। मयंक बोला, मैं राजधानी यानचिंग ले जाना चाहता हूं। बस। दरबार फट पड़ा, जैसे किसी ने बम फेंक दिया हो। तैजू के समय से यही राजधानी है, कैसे बदली जा सकती है? मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स बोला, मैजेस्टी, ये पूर्वजों का अपमान है। कई रूढ़िवादी मंत्री विरोध में खड़े हो गए। राकेश फिर खड़े हुए, मैं सहमत हूं। सब स्तब्ध। राकेश, जिसका परिवार पीढ़ियों से राजधानी में है? लोग सोचने लगे, क्या वो डर गया है? मयंक का असली प्लान। मयंक बोला, मैं पूरी राजधानी नहीं बदल रहा, यानचे में एक दूसरा कैपिटल स्थापित करूंगा। जो मेरे साथ जाना चाहे जाए, जो रहना चाहे यही रहे। दरबार फिर सन। दो दरबार, दो प्रशासन, ये तो जैसे दो पावर सेंटर। अगर राजधानी वाले मंत्री किसी राजकुमार के साथ मिल जाए तो खतरा नहीं। मयंक की दूरदर्शिता। मिनिस्टर ऑफ हुबू बोला, मैजेस्टी, इससे रिडंडेंट ऑफिशियल्स होंगे। मयंक मुस्कुराया, अभी अधिकारी कम है, भविष्य में मुझे और चाहिए होंगे। सब समझ गए। मयंक सिर्फ डैक्सिया नहीं देख रहा, उसकी नजर पूरी दुनिया पर है। अगर वो सच में कई राजवंश गिराएगा तो इतने मंत्री कम पड़ जाएंगे। अंतिम फैसला। मयंक बोला, 1 महीने का समय है। जो उत्तर जाना चाहे मेरे साथ चले, जो रहना चाहे राजधानी में रहकर शासन चलाए। दरबार में खामोशी। इतिहास में पहली बार 2 केंद्रों वाली व्यवस्था। लोगों के मन में एक ही सवाल, ये एम्परर बहुत साहसी है या बहुत जोखिम उठा रहा है? दोस्तों, मयंक ने जब राजधानी बदलने की बात रखी तो कुछ लोगों के मन में सवाल उठा, अगर 2 इंपीरियल कोर्ट बन गए तो कहीं देश बंद तो नहीं जाएगा? लेकिन मयंक मूर्ख नहीं था, उसने पहले ही सोचा हुआ था, ये 2 दरबार स्थायी नहीं होंगे, ये सिर्फ एक ट्रांजिशन पीरियड होगा। धीरे धीरे राजधानी का असली केंद्र यानचे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और राजधानी में उसके सबसे भरोसेमंद लोग रहेंगे, उसकी सबसे मजबूत सेना रहेगी, उसके भाई बहन भी यानचिंग ले जाए जाएंगे। मतलब साफ था, पुरानी राजधानी में जो अधिकारी रहेंगे वो बस नाम के लिए होंगे, जैसे बुजुर्गों को सम्मान से बैठा दिया जाता है, आप आराम कीजिए, हम संभालेंगे। नई राजधानी का सपना। मयंक ने दरबार में कहा, राजधानी बदलना स्थायी फैसला नहीं है, जब समय आएगा मैं नई राजधानी बनाऊंगा। अगर किसी को आपत्ति है खुलकर कहें। दरबार चुप। तभी रमेश ठाकुर उठे, मैजेस्टी, मैंने सुना है नॉर्थ में ट्रेन नाम की चीज है, एक दिन में हजारों मील चलती है। मयंक मुस्कुराए, हां, एनपिंग सिटी से यानचिंग सिर्फ 1-2 दिन। रमेश ठाकुर बोले, तो यानचिंग और राजधानी के बीच रेल लाइन बिछाई जाए ताकि उत्तर दक्षिण जुड़ा रहे। मयंक बोले, काम शुरू हो चुका है, 1 साल में ट्रेन राजधानी पहुंचेगी। दरबार गूंज उठा, मैजेस्टी इज वाइज। दोस्तों, ट्रेन सिर्फ साधन नहीं थी, वो सत्ता को तेजी से जोड़ने का माध्यम थी। फैसला। मयंक ने कहा, राजधानी बदलने का निर्णय तय है। जो उत्तर जाना चाहते हैं मेमोरियल में लिखें, जो यही रहना चाहते हैं वो भी लिखें। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। बाहर से तो सबने सर झुका दिया, लेकिन अंदर मयंक की अपनी योजना थी। जो कॉन्जर्वेटिव अधिकारी थे, जो बदलाव से डरते थे, उन्हें राजधानी में छोड़ दिया जाएगा। जैसे पुरानी सोच वाले लोग नए प्रयोगों में रुकावट डालते हैं, मयंक चाहता था उसकी नई टीम में सिर्फ ऊर्जावान, आगे सोचने वाले लोग हों। एनफेफमेंट खत्म। तभी एक मंत्री बोला, मैजेस्टी, राजकुमार बड़े हो चुके हैं, उन्हें जागीरें दी जानी चाहिए। दरबार में सन्नाटा। सब जानते थे मयंक क्या करने वाला है। मयंक ने हंसकर कहा, आपने याद दिलाया, आज से डैक्सिया में एनफेफमेंट सिस्टम खत्म, अब से काउंटी सिस्टम होगा, सिर्फ उपाधि और वेतन रहेगा। राजकुमारों के चेहरे सख्त हो गए। एक कॉन्जर्वेटिव मंत्री बोला, ये एंसेस्ट्रल सिस्टम है, इसे कैसे खत्म करेंगे? मयंक ने शांत स्वर में कहा, मेरे अभी 10 बच्चे हैं, मैं 1000 साल जीऊंगा। अगर सबको राजा बनाऊं तो 1000 साल में लाखों राजा होंगे। क्या पूरी दुनिया भी काफी होगी? दरबार चुप। दोस्तों, मयंक ने साफ संकेत दे दिया, वो साम्राज्य फैलाने वाला है। सम्राट की थकान। पहला दरबार पूरा दिन चला, दोपहर का भोजन भी।
दरबार में ही हुआ। मयंक ने महसूस किया, एम्परर होना आसान नहीं। सत्ता बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी उससे बड़ी। वो मन ही मन सोच बैठा, काश थोड़ी देर के लिए मूर्ख राजा बन पाता, कुछ भी न सोचता। लेकिन ये सपना था। शाम की खबर। शाम को जैसे ही वो महल लौटने लगा, एक दासी आई। वो फेंगशू पैलेस की थी। मैजेस्टी, मिसेस चेन, राधिका मून पैलेस लौटना चाहती है। मयंक ठिठक गया। मैं समझ गया। और वो सीधे राधिका के पास चल पड़ा। दोस्तों, राजधानी बदल रही है, व्यवस्था बदल रही है, राजकुमारों की शक्ति खत्म हो रही है, और अब राधिका भी जाने वाली है। क्या मून पैलेस फिर कहानी में बड़ा रोल निभाएगा? दोस्तों, राधिका यहां सिर्फ एक वजह से रुकी हुई थी। वो मून पैलेस की तरफ से मयंक की एंथ्रोनमेंट सेरेमनी में शामिल होने आई थी। अब मयंक एम्परर बन चुका है, तो राधिका को भी वापस जाना ही था। मून पैलेस में बहुत काम उसका इंतजार कर रहे थे। राधिका का दिल। लेकिन दिल का क्या करे? इतना समय मयंक के साथ बिताने के बाद राधिका उसे पूरी तरह समझ चुकी थी। हां, वो सुंदरता पसंद करता है। हां, उसकी कई पत्नियां हैं, लेकिन उसका एक साफ मकसद है। वो चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी पत्नियों को सिर्फ साधन समझता है। वो उनकी परवाह करता है। यहां तक कि पलक, जो डीमन सेक्ट से है, उसके साथ भी वो बाद में केयर करता है। मतलब समझिए, जैसे कोई आदमी बाहर से सख्त हो, लेकिन अंदर से नरम दिल हो। राधिका का एहसास। पहले राधिका को लगता था शायद वो किसी प्रभाव में आकर मयंक के करीब आई है, लेकिन अब वो खुद मान चुकी थी। वो इस छोटे विलन से प्यार करने लगी है। अब उसे मयंक की लस्टफुल आदत भी कमी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो जानती है वो उसे अकेले अपने लिए नहीं रख सकती। और अब उसकी बदले की आग भी बुझ चुकी है। देश वापस पाने की उम्मीद नहीं। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक सहारा बचा है, मयंक। विदाई किया। राधिका हल्की सी आह भरती है। तभी दरवाजा खुलता है। मयंक अंदर आता है। मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मेरी याद में आहें भर रही हो? राधिका शांत चेहरा बना रहती है। नीले राजसी वस्त्रों में वो सच में किसी देश की राजकुमारी लग रही थी। संबोधन का सवाल। राधिका बोली, अब आप एम्परर हैं, फिर भी खुद को मैं कह रहे हैं? मतलब, अब आपको शाही अंदाज में बोलना चाहिए। लेकिन मयंक एक पल में उसके सामने आकर उसे बाहों में भर लेता है। धीरे से कहता है, बाहर मैं एम्परर हूं, लेकिन तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारा पति हूं। अगर मैं अपने घर में भी औपचारिक हो जाऊं, तो मैं अकेला हो जाऊंगा। यह सुनकर राधिका के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यही तो बात उसे पसंद है इस आदमी में। वापसी का सवाल। मयंक पूछता है, सच में वापस जा रही हो? राधिका कहती है, मून पैलेस में बहुत काम है। मयंक थोड़ा उदास होकर बोलता है, पता नहीं फिर कब मिलोगी। राधिका तुरंत जवाब देती है, अगले साल। मयंक रुक जाता है। उसकी आंखों में देखता है। राधिका आगे कहती है, अगले साल पहाड़ से उतरकर मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। दोस्तों, ये वही राधिका है जो हमेशा ठंडी और दूर रहती थी। आज पहली बार उसने खुद आगे बढ़कर कहा, वो आएगी। हल्की शरारत। मयंक मुस्कुराकर कहता है, लगता है मेरी वाइफ एनलाइटन हो गई है। राधिका तुरंत फिर ठंडी हो जाती है, मैं सिर्फ कल्टिवेशन के लिए आऊंगी। ज्यादा मत सोचिए। देखिए, बाहर से ठंडी, अंदर से पिघली हुई। एक गंभीर सवाल अचानक राधिका पूछती है, क्या सत्ता मिलने के बाद आप बदल जाएंगे? यह सवाल गहरा था। मतलब, क्या ताकत इंसान को बदल देती है? मयंक कुछ पल सोचकर कहता है, कह नहीं सकता। भविष्य का भरोसा नहीं। यह जवाब ईमानदार था, लेकिन राधिका के दिल को थोड़ी चोट लगी। वो चाहती थी एक वादा। मयंक का जवाब। फिर मयंक कहता है, एक बात पक्की है, चाहे मैं बदल जाऊं या नहीं, तुम्हारे लिए मेरा एहसास नहीं बदलेगा। मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है, तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आवाज। राधिका थोड़ा हिल जाती है, लेकिन चेहरा ठंडा रखती है। मीठी बातें। मयंक मुस्कुराता है, 100 साल बाद देख लेना सच था या नहीं। अंतिम भाव। राधिका कहती है, अब मैं तुम्हारी औरत हूं, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मुझे मीठी बातें कहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, कभी कभी सबसे मजबूत लोग भी अंदर से बहुत नाजुक होते हैं। राधिका जैसी ठंडी फेरी भी अब दिल से बंध चुकी है। और अगले साल वो सच में पहाड़ से उतरेगी या किस्मत कोई नया मोड़ देगी? दोस्तों, जब मयंक ने दिल से कुछ कहा, तो राधिका ने उसे बस चुपचाप देखा।
मयंक मुस्कुराकर बोला, ये कोई चापलूसी नहीं है, मैं दिल से बोल रहा हूं। महल में अचानक सन्नाटा छा गया। दो लोग बस एक दूसरे को देखते रहे। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। आखिरी रात। थोड़ी देर बाद राधिका ने धीरे से पूछा, मैं कल लौट जाऊंगी मैजेस्टी, क्या आप मुझे यूं ही जाने देंगे? दोस्तों, यह सवाल सीधा था, जैसे कोई कह रहा हो, अगर आज आखिरी रात है तो क्या बस बातों में ही गुजार देंगे? मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़े और राधिका के होंठों को चुप करा दिया। आगे की घटनाएं संकेत में ही समझिए। उस रात दोनों ने समय को रोक देने की कोशिश की। राधिका जानती थी मयंक ने ऐसे शब्द औरों से भी कहे होंगे, लेकिन उस पल वो शब्द सिर्फ उसके लिए थे। और कभी कभी यही काफी होता है। उधर लिंगलोंग पैलेस। पलक सोच रही थी, आज रात तो ये जरूर आएगा। दिन भर राजनीति संभाली है, अब तो मुझे ही याद करेगा। वो फेंगशू पैलेस पहुंची। दरवाजे के पास रुक गई। अंदर से हल्की आवाजें, हुसबैंड, तुम मेरी पकड़ से नहीं बचोगी। पलक पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई। अच्छा है, आज मेरी बारी टल गई। वो चुपचाप वापस लौट आई। उसे क्या पता, कल राधिका चली जाएगी और उसके बाद मयंक के पास सिर्फ दो महिलाएं बचेंगी, पलक और अंजलि। और तब उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। सुबह की विदाई। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आई। मयंक और राधिका को एहसास हुआ, रात खत्म हो चुकी है। मयंक ने हल्की सांस ली। राधिका ने पूछा, मैजेस्टी, आह क्यों भरी? मयंक मन ही मन सिस्टम देख रहा था। कोई संकेत नहीं। मतलब राधिका अब तक गर्भवती नहीं हुई। मयंक ने आधे मजाक में कहा, अफसोस, तुम अभी तक मेरे बच्चे की मां नहीं बनी। राधिका ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास लंबा समय है, इतनी जल्दी क्यों? सच भी था, उनका रिश्ता जल्दबाजी का नहीं था। वादा। मयंक बोला, अगली बार आओगी तो तुम्हें नोबल कॉन्क्यूबाइन का दर्जा दूंगा। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, उपाधियां मेरे लिए मायने नहीं रखती। मयंक ने कहा, जो देना चाहिए वो दूंगा। फिर एक और लंबा आलिंगन और विदाई की तैयारी। आखिरी बात। मयंक बोला, अगले साल आना मत भूलना। अगर नहीं आई तो मैं खुद मून पैलेस आ जाऊंगा। राधिका ने शांत स्वर में कहा, मैं आऊंगी, चाहे मास्टर होके। मयंक ने जाते जाते कहा, एक बार हसबंड कहो। राधिका झिझकी, फिर धीमे से बोली, हसबंड। मयंक खुद को रोक नहीं पाया। एक और छोटा सा पल, फिर सच में विदाई। एम्परर की व्यस्तता। राधिका के जाने के बाद मयंक फिर राजनीति में डूब गया। राजधानी बदलने की तैयारी, फाइलें, दरबार, निर्णय। संदीप अभी राजधानी में नहीं था। हर चीज मयंक को देखनी थी। एम्परर होना आसान नहीं। उधर दक्षिण में बिंग नानचेंग, तैन सेक्ट का नया अड्डा। सिटी लॉर्ड्स पैलेस में एक विशाल रक्तकुंड, बीच में लाल गोला, खून सोख रहा था। एक एल्डर आया, लीडर करण ठाकुर पलक के जरिए हमसे संबंध जोड़ना चाहता है। खून का गोला बोला, खुद संपर्क करो, मुझे एक मोहरा चाहिए। एल्डर चला गया। तयन लीडर बुदबुदाया, मयंक के पास 4 हेवनली बींग्स है, सीधे वार करना मुश्किल है, धीरे धीरे खेलना होगा। दोस्तों, राधिका चली गई। पलक अभी अनजान है आने वाले दिनों से। करण ठाकुर चाल चल रहा है, तयन सेक्ट इंतजार में है और मयंक राजधानी बदलने की तैयारी में। दोस्तों, एपिसोड यही खत्म होता है। और दोस्तों, वीडियो को हाइप और शेयर करना न भूलें। इससे ये ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और मुझे नई नई वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहेगा।